नमस्कार साथियों। LARR एक्ट 2013 की लेक्चर सीरीज़ के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। ये लेक्चर JDA JLO एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका LARR इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अब तक हमने कवर किया, इसमें सेक्शन 47 तक कवर कर चुके हैं हम, चैप्टर 6 तक। ईच एंड एवरी सेक्शन को बहुत ईजी तरीके से और MCQ को डील करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 से, जो है 48 से 50 तक। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन निगरानी समिति। और उसके बाद आज ही हम करेंगे 8th चैप्टर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी, जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण की स्थापना 51 से लेके 74 तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 48 नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी, हेडिंग इसकी इम्पॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग कमेटी, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन निगरानी समिति। तो केंद्र सरकार जब भी आवश्यकता होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन कर सकती है। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इसका काम क्या है? पूरे देश में RR यानी रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट स्कीम का क्रियान्वयन करना, उनकी समीक्षा करना, रिव्यू करना और मॉनिटरिंग करना, ये उनका काम है। समिति में विभिन्न मंत्रालय, विभागों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं। फिर है सेक्शन 49 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधान। तो जितने भी स्टेट है और जो यूटीज़ है, वो RR से संबंधित जितनी भी आवश्यक सामग्री है वो इस कमेटी को अवेलेबल करवाएंगे। नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी को उपलब्ध करवानी होगी, रेगुलरली करवानी होगी और टाइम टू टाइम ऐसी रिपोर्ट दी जाएगी। फिर सेक्शन 50 इम्पॉर्टेंट है, इसका टाइटल कि स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 50 में। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री लेवल पे एक कमेटी तैयार करी है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर है कि वो स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करेगी। और उस स्टेट कमेटी का काम है कि जो स्टेट में जो भी RR स्कीम को लेकर प्रोसेस चल रही है उसको रिव्यू करना और मॉनिटरिंग करना। और स्टेट के अंदर जितने भी विभाग है और उनके जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव और जो एक्सपर्ट है, वो इस टीम में शामिल हो सकते हैं। ये सेक्शन 50 बात करता है। फिर ये सेक्शन 51 किससे रिलेटेड है? लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अथॉरिटी, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण अथॉरिटी की यहाँ बात हो रही है। लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, इनसे जुड़े विवाद, जो भी विवाद है, जो भी डिस्प्यूट है, उनका जल्दी से निपटारा करने के लिए गवर्नमेंट एक अथॉरिटी स्थापित करेगी और उस अथॉरिटी का ये नाम होगा। इस अथॉरिटी को कानून से रिलेटेड जितनी भी जो भी जुरिडिक्शन पावर अथॉरिटी सब उसको दी जाएगी, जैसे एक कोर्ट को दी जाती है। यानी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उनका स्पीडी ट्रायल करने के लिए इस अथॉरिटी का गठन सेक्शन 51 में किया जाता है। फिर है कि इसका कंपोजिशन क्या होगा 52 में? तो अथॉरिटी में एक तो प्रेसिडेंट ऑफिसर होगा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस ऑफिसर की नियुक्ति करेगी और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी अथॉरिटी के काम भी उनको दिए जा सकते हैं। और ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको, जैसे मान किसी और डिपार्टमेंट के काम भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा सकते हैं। फिर 53 में है कि ऐसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो क्या होगी? वो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज, या रह चुका हो या है, कम से कम 7 साल का उसको लीगल प्रैक्टिशनर का होना चाहिए। या तो ये सेक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बनेगा ही बनेगा। तो क्वालिफिकेशन जो अथॉरिटी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के होने चाहिए, या फिर 7 साल को उसको वकालत का अनुभव हो। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा। और यहाँ पे है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष तक रहेगा, या 65 ईयर्स जो भी पहले हो उसमें रहेगा। ये सारी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर है रजिस्ट्रार और अदर कर्मचारी। तो सरकार अथॉरिटी के लिए रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकती है और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे जो भी आवश्यक अधिकारी है, कर्मचारी है, इन सब की नियुक्ति की जाएगी।
और रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे और उनकी सेवा शर्तों और वेतन आदि नियमानुसार निर्धारित किए जाएंगे जैसे हाईकोर्ट के होते हैं। 56 में वेतन और सेवा शर्तें कैसे दी जाएंगी, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इनके वेतन और भत्ते अन्य सेवा निर्धारित की जाएगी जो भी रूल्स में दे रखी है। नियुक्ति के बाद इनकी सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उनके लिए डिसएडवांटेज हो, यानी अगर रिटायर हो रहे हो तो भी उनको वही फैसिलिटी मिलेगी जो वो कार्यकाल के दौरान उनको मिल रहे हैं। फिर है 57 रिक्त पदों को भरना, फिलिंग अप वैकेंसीज कैसे भरा जाएगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पद अगर किसी भी कारण से खाली हो जाता है तब नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करेगा, अस्थायी रूप से, यानी अगर बीमार है या किसी काम की वजह से एब्सेंट है उसको नहीं। अगर स्थायी रूप से अगर है तो फिर नया नियुक्त करेगा और नई नियुक्ति होने के बाद कार्यवाही उसी चरण से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा, अगर बीच में मान लीजिए डेथ हो जाती है तो वो बाकी के टाइम के लिए बाकी के और अगले 5 साल वो काउंट 3 साल वो काउंट हो जाएंगे जैसे प्रेसिडेंट के होते हैं वैसे ही। फिर त्यागपत्र और पद से हटाना, रेजिग्नेशन और रिमूवल का क्या प्रोसेस दे रखा है। तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है अथॉरिटी का वो रेजिग्नेशन अपना दे सकता है किसको, गवर्नमेंट को, और उसे केवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। केवल 2 ही ग्राउंड है। सेक्शन वेरी ये सारी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हटाने से पहले इंक्वायरी की जाएगी और सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। फिर है सेक्शन 59 कार्यवाही की वैधता, वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग। तो अथॉरिटी की संरचना में किसी छोटी त्रुटि के आधार पर उसकी कार्यवाही को अमान्य नहीं किया जाएगा और अथॉरिटी के आदेश और कार्यवाही वैसे ही वैध बने रहेंगे। यानी छोटी मोटी अगर भूल हो जाती है, क्लर्किकल भूल या कोई भी इस तरह की भूल, तो वो पूरे से वैध ही रहेंगे, उनको अमान्य इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इन सारे सेक्शन के लास्ट में हम एमसीक्यू को डील करेंगे। फिर दे रखा है सेक्शन 60 में अथॉरिटी की शक्तियाँ क्या क्या है। तो अथॉरिटी की वही शक्तियाँ होगी जो सिविल कोर्ट की होती है, वैसे ही वो विटनेसेस को बुला सकता है अथॉरिटी, डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकता है और एविडेंस ले सकते हैं और पब्लिक रिकॉर्ड्स भी मंगवा सकते हैं। अथॉरिटी अपने जो जजमेंट्स है या ऑर्डर है उनका रिव्यू भी कर सकता है, ये सेक्शन 60। फिर है 61 में न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग। अथॉरिटी के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाही जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी और अथॉरिटी को कुछ उद्देश्य के लिए सिविल कोर्ट के समान ही माना जाएगा, उसको ज्यूरिडिक्शन सिविल कोर्ट का ही रहेगा। फिर है सेक्शन 62 बात करता है पब्लिक सर्वेंट। तो अथॉरिटी के जो भी मेंबर हैं उन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा आईपीसी की सेक्शन 21 के अनुसार और बीएनएस के अकॉर्डिंग। फिर है सेक्शन 63 सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बार्ड, सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित रहेगा, यानी लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसमें सिविल कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसे संबंध में अधिकार होगा, बाकी सिविल कोर्ट को नहीं है। 64 बात करता है रेफरेंसेस टू अथॉरिटी, प्राधिकरण को संदर्भ भेजना। तो यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर के अवार्ड से संतुष्ट नहीं है तो वो मामला उसकी अपील का होंगी अथॉरिटी में भेज सकता है रेफरेंस के लिए। ऑब्जेक्शन, कंपनसेशन, भूमि का मापन, आरआर के अधिकारों संबंधी ऑब्जेक्शन लगा सकता है। आप 30 दिनों में अथॉरिटी को मामला भेजना होगा, कलेक्टर का आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर ऐसा आदेश की अपील करनी होगी। सेक्शन 65 बात करता है कलेक्टर का स्टेटमेंट टू अथॉरिटी, कलेक्टर का विवरण प्राधिकरण को। तो जब मामला अथॉरिटी को भेजा जाता है तो कलेक्टर को एक लिखित विवरण भेजा जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें क्या क्या होगा, भूमि का विवरण, इंटरेस्टेड पर्सन का नाम, जो भी कंपनसेशन का अमाउंट है वो, अन्य प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान की गई राशि या ऑब्जेक्शन के ग्राउंड्स, ये सब भेजे जाएंगे। कलेक्टर भेजेगा अथॉरिटी को केस की पूरी जानकारी अगर कोई व्यक्ति 30 दिन में ऑब्जेक्शन करता है रेफरेंस के लिए अथॉरिटी को। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब तक। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 48 के तहत रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कमेटी के एक्सपर्ट को भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा
सेक्शन 48 के तहत रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कमेटी के एक्सपर्ट को भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? रिक्वायरिंग बॉडी के द्वारा। सेक्शन 47 के क्लोज 1 के अनुसार आरआरए स्कीम के तहत जिन परिवारों का पुनर्वास किया जाता है उन्हें कितने वर्ष तक का भत्ता दिया जाता है? तो कितने वर्ष तक का दिया जाता है? 2 वर्ष तक का भत्ता दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन 46 के अनुसार आरआरए स्कीम में कंपनसेशन की राशि किसके साथ जोड़कर दी जाती है? तो किसके साथ? इंटरेस्ट, सोलेटियम, रिहैबिलिटेशन ग्रांट, ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। फिर सेक्शन 45 के तहत रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? कलेक्टर, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का अधिकारी, निर्वाचन प्रतिनिधि या रिक्वायरिंग बॉडी का प्रमुख। तो कौन होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। फिर इस सेक्शन 44 के अनुसार SIA किन परियोजनाओं के लिए आवश्यक है? तो किन परियोजनाओं के लिए आवश्यक है? ये उन परियोजनाओं के लिए आवश्यक है जहां 100 हेक्टेयर से अधिक की परियोजनाएं होती है, भूमि होती है। सेक्शन 38 के अनुसार अधिसूचना जारी होने से पूर्व किन किन सहमतियों की सहमति लेनी अनिवार्य है? ग्राम सभा, राज्य सरकार, राज्य स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी और उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर सेक्शन 32 के अनुसार बाजार मूल्य निर्धारित कर समय औसत अवधि कितनी मानी जाएगी? तो कितनी मानी जाएगी औसत अवधि? 3 वर्ष मानी जाएगी। सेक्शन 24 के अनुसार कितनी संरचनाओं तक के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है? कितनों के लिए आवश्यक नहीं है? 10 के लिए आवश्यक नहीं है। सेक्शन 6 के तहत SIA रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? ये कलेक्टर, रिक्वायरिंग बॉडी, ग्राम सभा। तो किसके द्वारा की जाती है? रिक्वायरिंग बॉडी के द्वारा। सेक्शन 1 के अनुसार किस अधिनियम के स्थान पर अधिनियमित किया गया था? तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के स्थान पर ये LARR अपना जो एक्ट है 2013 का, ये फोर्स में आया था। सेक्शन 52 के अनुसार कंपनसेशन का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा? तो किस आधार पर किया जाएगा? बाजार मूल्य के आधार पर। 53 के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण किस तिथि के आधार पर किया जाएगा? तो जिस दिन पहली अधिसूचना जारी की गई, प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि पर। सोलोटियम की दर कितनी दे रखी है? सोलोटियम की दर दे रखी है हमें, ये एक्स्ट्रा ही दे रखी है, इसमें पूरी 100% ही दे रखी है। आई थिंक ये ऑप्शंस गलत हैं। फिर ये 55 के क्लोज 1 के अनुसार कंपनसेशन पर एडिशनल अमाउंट कितना दिया जाएगा? कितना दिया जाएगा? 12% प्रति वर्ष। सेक्शन 55(2) के अनुसार यदि अभिग्रहित भूमि का कब्जा पुरस्कार यानी अवार्ड, यहाँ अवार्ड की बात हो रही है, अवार्ड से पहले लिया गया हो तो अतिरिक्त राशि कितनी दी जाएगी? तो कितनी दी जाएगी अतिरिक्त राशि? 12% प्रति वर्ष। सेक्शन 56 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रतिकर का भुगतान किसे किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? जो अभिग्रहण करने वाले निकाय को। 57 के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किस अवधि के भीतर किया जाना है? तो किस अवधि के भीतर? 1 वर्ष के भीतर भीतर किया जाना आवश्यक है। 58 के अनुसार यदि कंपनसेशन का भुगतान नियत अवधि में नहीं किया जाता तो क्या होगा? क्या होगा? अधिग्रहण जो एक्वायर की हुई भूमि है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। फिर सेक्शन 58 के अनुसार अधिग्रहण स्वतः समाप्त होने पर अधिग्रहित भूमि का क्या होगा? तो क्या होगा उसका? राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, या मूल स्वामी को वापस चली जाएगी, या प्राधिकरण को हस्तांतरित हो जाएगी, या लीज पर दे दी जाएगी। तो हमने ये पढ़ा था कि जो भी एक्वायर का जो भी प्रोसीजर है वो सब लैप्स हो जाएगा और जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऑनर या मूल स्वामी के पास चली जाएगी। फिर है सेक्शन 55 के अंतर्गत अतिरिक्त राशि की गणना किस स्थिति से की जाएगी? तो किस स्थिति से की जाएगी? ये पहले भी आया क्वेश्चन। तो प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 59 के अनुसार जो कंपनसेशन अवार्ड अधिग्रहण अवार्ड है उसका भुगतान कितनी अवधि के भीतर किया जाना है? तो कितनी अवधि में? 1 वर्ष के भीतर। सेक्शन 60 के अनुसार अधिग्रहित भूमि पर कब्जा टेकिंग पोजीशन कब लिया जा सकता है? तो कब लिया जा सकता है? अधिसूचना के बाद कभी भी, या अवार्ड के कंपनसेशन के बाद, या आरआर लागू होने के बाद नहीं। जैसे ही सेक्शन 59 में वो राशि जमा करवा दी जाएगी और
कब्जा वापस लिया जा सकता है। सेक्शन 61 के अनुसार अवार्ड की राशि पर इंटरेस्ट कब से देय होगा? तो कब से देय होगा? जिस दिन पोजीशन मिल गया उस दिन से देय हो जाएगा। 62 के अनुसार यदि अधिसूचना जारी होने के 5 वर्ष के भीतर कब्जा नहीं लिया जाता है तो अधिसूचना क्या माना जाएगा? अधिसूचना ऐसे माना जाएगा स्वतः ही निरस्त हो गई है और शून्य हो गई है। उसके बाद जो भी प्रोसेस करनी है फ्रेश स्टार्ट करना होगा। 63 के अनुसार जिन मामलों में अधिसूचना स्वतः निरस्त मानी जाएगी उनमें कौन सा अपवाद लागू नहीं होगा? तो कौन सा अपवाद लागू नहीं होगा? सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, बहुमंजिला आवास परियोजना, रक्षा परियोजना यानी डिफेंस आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे अपवाद लागू हो जाएगा केवल इन स्थिति को छोड़कर। सेक्शन 64 बात करता है अधिसूचना के निस्तारण के बाद उस भूमि के स्वामी को क्या वापस मिलेगा? तो क्या मिलेगा? उस भूमि पर जितने भी अधिकार और हित है वो सब उसको मिल जाएंगे। 65 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवार्ड किस न्यायालय में जमा करवाए जाते हैं? तो किस न्यायालय में करवाए जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेएम फर्स्ट को, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को। फिर है सेक्शन 65 के अनुसार जमा की गई अवार्ड की राशि का भुगतान किसे किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? स्वामी को, सह स्वामी को, जिनका हित सिद्ध नहीं हो। ये वो क्वेश्चन है जो सेक्शन में थोड़े बहुत कहीं पे रह गए हैं, तो उन पॉइंट्स को ऑप्शन में इन क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की गई है। सेक्शन 61 के अनुसार अधिनियम के लागू होने से पहले एक्वायर्ड कार्यवाही में क्या ब्याज की दर लागू होगी? कितनी होगी? अगर होगी तो 9% होगी अगर होनी है तो। फिर है 62 के क्लोज 1 के अनुसार यदि भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही 5 वर्ष में पूरी नहीं होती तो क्या समझा जाएगा? तो यही समझा जाएगा कि जो वो नोटिफिकेशन है वो अपने आप निरस्त हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।